अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पीएसवाई 402 का लेक्चर 38 एंड द लेक्चर इज की मेमोरी टेक्निक्स बेस्ड ऑन रिसर्च। अब हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर किस किस्म की मेमोरी की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। Applying evidence memory techniques based on research. So what is the best way to get information into our memory so it is available when we need it? कि हम इंफॉर्मेशन को हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में आ तो जाती है, हम उसे अपनी मेमोरी के अंदर इस तरह से कैसे रखें कि जब हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकें। तो इसमें ये जो सारे हम पिछले लेक्चर्स में देख के भी आए हैं कि जब लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनती है। डीप प्रोसेसिंग मीनिंग्स आर यूज ऑफ वर्ड्स, जो भी आपको वर्ड्स बताए जा रहे हैं आप उनके मीनिंग्स को तलाश करें और उन्हें अपने साथ रिलेट करें। प्लेसिंग इन सम कॉन्टेक्स्ट, उन्हें किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रखें। पेग्स इन एलटीएम कि आप इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर आपको पता है कि आपने कीज कहाँ से रखी है तो आप थोड़ा सा इमेज भी साथ बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि इस तरह से आपने इस जगह पर कीज रखी थी। तो वो इसको कहा जाता है कि पेग्स, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं। रिट्राइवल क्यूज की हमने बड़ी डिटेल से बात की कि किस तरह से रिकॉल होता है और उसके बाद फिर आप क्यूज रखते हैं जिससे फिर रिट्राइवल होता है और आप एक्शन करते हैं। अब इनकोडिंग एंड रिट्राइवल का वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ एक रिलेशन होता है। रिसर्च शोज दैट इनकोडिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है रिट्राइवल को। ठीक है, बहुत सारे जो बेसिक आइडियाज होते हैं इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो वेरी करते हैं इनकोडिंग को और मेजर करते हैं कि किस तरह से जो रिट्राइवल है वो हमारी मेमोरी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट हो रही होती है। अगर आपसे कहा जाता है कि आपने चिकन का वर्ड याद रखना है तो आप कोई भी दो सेंटेंस बना लेंगे, शी कुक द चिकन या द ग्रेट बर्ड स्वूप डाउन एंड कैरीड ऑफ द स्ट्रगल चिकन। अगर ये पूछा जाए कि किस सेंटेंस से आपको जो आपकी मेमोरी है वो ज्यादा बेटर होगी, तो मेमोरी फॉर अ वर्ड इज मच बेटर व्हेन द वर्ड इज प्रेजेंटिंग इन कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपकी मेमोरी तब ज्यादा बेटर बनेगी उस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा? द सेकंड इज द ग्रेट वर्ड वाला। क्योंकि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर जो कनेक्शंस हैं वो ज्यादा बनते हैं और जब ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं तो वो मेमोरी के अंदर उसको वो ज्यादा बेहतर तरीके से वो मेमोरी हमारे माइंड के अंदर मजबूत होकर बनती है। फार्मिंग विजुअल इमेजेस, कि हमने ये पहले भी देखा था कि अगर आप विजुअली किसी चीज को देखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है, जिस तरह हमने एमसीक्यूज की एग्जांपल दी थी। लेकिन अगर आप वर्ड्स को रिपीट करते हुए उसको याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टिसिपेंट को कहा गया कि आपने ट्री और बोट का ये वर्ड याद रखना है, ट्री एंड बोट। अब उसमें जो एक ग्रुप था जिस जो कि रेपिटेशन वाला ग्रुप था वो जस्ट रिपीट करता रहा, ट्री बोट ट्री बोट ट्री बोट। लेकिन जो सेकंड ग्रुप था इमेजिनरी ग्रुप वाला, उन्होंने अपने माइंड के अंदर इमेज बनाई और उससे उसको याद रखने की कोशिश की। अब जो रिपीटेशन वाला ग्रुप था वो कितने अरसे तक इन दो वर्ड्स को याद रख सकता था? कभी भी उन्हें ये भूल सकता था। लेकिन जो इमेजिनरी ग्रुप वाला है वो किसी भी वक्त अपनी माइंड के अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से उस चीज को इस्तेमाल कर सकता था, जिस तरह हमने पहले देखा कि इंफॉर्मेशन को किस तरह जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ड्स टू यूर सेल्फ, वर्ड्स को अपने साथ लिंक करें, उनका एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। मेमोरी इंप्रूव होती है जब आप इनकोड करते हैं थ्रू सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। मेमोरी बेटर होती है जब भी आप कुछ भी ऐसा पूछा जाता है आपसे जिसको आप खुद से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर हैप्पी का वर्ड है तो आप उसको रिलेट करेंगे कि किस तरह हैप्पी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। इस तरह से वो आप जब अपने साथ आप उसको लिंक करेंगे तो वो आपको आपकी जो मेमोरी है वो उससे ज्यादा बेटर होगी। जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग किसी भी मटेरियल को जनरेट करना यूर सेल्फ रादर देन पैसिवली जो हम रिसीव कर रहे होते हैं। फिर आप उस लर्निंग को और रिटेंशन को इन्हांस करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल में भी ट्रीज बनाए जाते हैं ज्यादातर फॉर मिनरल यूज इन बॉयर। एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन मेमोरी, जिस तरह इन्होंने बनाया है कि मिनरल्स आओ फिर उसमें से मटेरियल मेटल्स, फिर दूसरी तरफ स्टोन्स, मेटल्स में रेयर है, कॉमन है, अलॉयज है। तो इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री ट्री बनाकर अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इस मेमोरी को सेव करने की कोशिश की है। रिट्राइवल क्यूज, क्यू रिकॉल वर्सेस फ्री रिकॉल। जो भी ऑपरेशन ऑफ रिट्राइवल क्यूज होते हैं वो उसे डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है लेबोरेटरी में, जिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं उसको क्यूड रिकॉल कहा जाता है, जो कि इलस्ट्रेट होते हैं फॉलोइंग मेथड में, फ्री रिकॉल एंड द क्यूड रिकॉल। फ्री रिकॉल जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो है वो सिंपली उनसे स्टिमुली को रिकॉल करने का कहा जाता है, जबकि क्यूड रिकॉल में पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करते हैं रिट्राइवल क्यूज को टू एड इन रिकॉल ऑफ प्रीवियसली जो भी उनका एक्सपीरियंस हुआ होता है स्टिमुली के साथ, और फिर उसको इनकोड किया जाता है। अब इनकोडिंग स्पेसिफिटी में क्या होता है कि स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल है ऑफ इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का जो स्टेट करता है कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरह किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखते हैं।
कि जहां पर जिस जगह पर जिस सिचुएशन में आपने किसी भी स्टेटमेंट को एक्सपीरियंस किया होता है या आपने याद किया होता है, अगर आप उसको उसी कंडीशन में जाके उसी सिचुएशन में जाकर याद करते हैं तो वो आपके माइंड में आ जाती है। जैसे अगर आपने अंडर वाटर कोई भी चीज, कोई भी एक वर्ड की लिस्ट याद की थी, तो आप उसे लैंड पर आकर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपसे उस तरह से नहीं हो पाएगी जितनी आप दोबारा अंडर वाटर जाकर उसको रिकॉल करेंगे तो होगी। क्योंकि अगर आप में भी आपने अंडर वाटर जो भी आपको चीजें नजर आ रही होंगी उनसे लिंक करते हुए आपने उस लिस्ट को अपने माइंड में रखा हो। फिर इसी के रिलेटेड आता है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग किस तरह से एसोसिएट करती है पर्टिकुलर इंटरनल साइट पर, कि आपका मूड क्या है और किस किस्म की आप सिचुएशन में है। अगर आपने किसी अच्छे मूड में कोई चीज याद रखी है तो आपको उसी मूड में ही ज्यादा अच्छे तरीके से दोबारा आप उसे रिकॉल कर सकेंगे। मतलब स्टडी किया आपने सैड को और हैप्पी को, और जिस तरह उन्होंने ये पार्टिसिपेंट से करवाया कि जिससे उसी तरह उसी सिचुएशन में टेस्ट लिया गया, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेस्ट थी, जबकि दूसरे को उससे उल्ट सिचुएशन में देखा गया। इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक्स फॉर स्टडिंग, कौन सी 6 वेज है जिससे हम इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी को इंक्रीज कर सकते हैं? इलेबोरेट, जनरेट एंड टेस्ट, ऑर्गेनाइज, टेक ब्रेक्स, मैच लर्निंग एंड टेस्टिंग कंडीशंस, अवॉइड इल्यूजन्स ऑफ लर्निंग। अब इनको हम वन वन देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले कि आप नोट्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर टेक्स्ट बुक, जिस तरह टेक्स्ट बुक में डिफरेंट आउटलाइंस को बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया होता है। और ऑर्गेनाइजेशन तब भी अचीव होती है जब कोई भी आप ट्री बना के या आउटलाइंस बना के या लिस्ट बनाकर चीजों को याद करते हैं। उसके बाद सेकंड इज टेकिंग ब्रेक्स। आप ब्रेक्स लेकर जितना स्टडी करेंगे, स्टडी के जो सेशंस हैं उनके अंदर जो शार्टर ब्रेक्स रखेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। रिसर्च ने भी ये बात बताई है कि जो मेमोरी है वो ज्यादा बेटर होती है अगर आप स्टडी को ब्रेक करते हुए या इनटू मतलब स्मॉलर नंबर ऑफ शॉर्ट सेशंस में करते हुए याद करते हैं। और इसको स्पेसिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। और मेमोरी परफॉर्मेंस ज्यादा इन्हांस्ड होती है अगर आप किसी भी चीज को लर्न करने के बाद सो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी एग्जाम तैयार किया उसके बाद आप थोड़ी देर का नैप लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप सो जाते हैं एग्जाम होने तक और फिर आपको मतलब उठ के दोबारा रटा मारना ना शुरू कर दें, अगर आप सो जाते हैं तो कोई भी दूसरी चीज का अक्स आपके माइंड में नहीं बनता। मैच लर्निंग एंड टेस्टिंग सिचुएशंस, आप डिफरेंट चीजों को अपने क्लासरूम में या आप जाते हुए या वर्चुअल कोर्सेज में डिफरेंट चीजों के साथ रिलेट करके, लोकेशंस के साथ कंपेयर करके चीजों को अपने माइंड में रखने की कोशिश करते हैं। अवॉइड इल्यूजन्स फॉर ऑफ लर्निंग, जिसमें आप रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ फेमिलियरिटीज को। हाईलाइटिंग डजंट वर्क, हाईलाइट ज्यादातर वर्क नहीं करता, डीपर प्रोसेसिंग डज। हम लोग तो हाईलाइट करके पढ़ते हैं। अच्छा, कोग्निटिव मैप्स आ जाता है फिर आगे। कोग्निटिव मैप एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है इन्वायरमेंट की, जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है। हमारी मेंटल इमेजेस भी होती हैं, डिफरेंट किस्म की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं कॉलेज कैंपस में। उसके बाद फिर जो हमारे कोग्निटिव मैप्स होते हैं वो टिपिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नेबरहुड्स को, सिटीज को, कंट्रीज को। और जो कोग्निटिव मैप है वो क्रिएट कैसे होता है, इंटीग्रेट करते हुए डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को, और हम उसको अक्वायर करते हैं बहुत सारे सक्सेसिव व्यूज रिसर्च जो हमने देखी होती हैं। मतलब हमने थोड़े थोड़े पार्ट्स को देखा होता है शहर के, और वो हमारा पूरा एक इमेज हमारे माइंड में बन रहा होता है। और ये रियल वर्ल्ड सेटिंग्स भी होती है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी होती है। अब स्पेशल कॉग्निशन में क्या होता है कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में भी स्टडी किया गया है इसको, और ये अप्लाई कोग्निटिव मैप को स्टडी किया गया है, ये अप्लाइड किया जाता है इंटरडिसिप्लिनरी में। और इसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेशल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जियोग्राफर्स हैं, उनका गोल्स होते हैं कि वो किस तरह एफिशिएंट मैप को क्रिएट कर सकें। आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं, जबकि अर्बन प्लानर जो हैं वो किसी भी न्यू जो कम्युनिटीज होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आप किस तरह किसी भी मैप को लर्न कर सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा उन्होंने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसमें इस डायग्राम के अंदर उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इज कि आप इमेजिन करें दैट यू आर स्टैंडिंग एट पोजीशन 3। पोजीशन 3 पे आप खड़े हुए हैं और आपने 4 की तरफ देखना है। ठीक है, तो ये देखें, ये अगर आप लाइन लगाएं तो ये ऊपर को आपने देखना है। और फिर साथ ये भी कहा जाता है कि उसके बाद आपने 1 की तरफ देखना है। तो अब 3 से आप 4 की तरफ देख रहे हैं, और फिर 1 की भी डायरेक्शन उसी को, अगर मतलब आप एरो लगाएं तो आप कहेंगे कि सीधा एरो लगेगा इसके ऊपर। अगर यहाँ पर हम पेंसिल का मैं यूज कर सकती हूँ तो मैं आपको उससे करके बताती हूँ।
ये देखें, अब 3 से 4 को देखना है, इस तरफ को 3 से 4 को हम देख रहे हैं, पोजीशन को देख रहे हैं। और फिर पॉइंट टू पोजीशन 1, तो पोजीशन 1 की भी पोजीशन जो है वो इसी तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेंटल मैप है और जो फिजिकल मैप है उसकी सेम ओरिएंटेशन है क्वेश्चन 1 में, क्योंकि 3 से 4 की भी वही आप कह सकते हैं का डायरेक्शन है। और फिर अगर आपने 1 की तरफ इसके बाद फोकस करना है तो उसकी भी डायरेक्शन वही है। तो इससे आपका मेंटल मैप और फिजिकल मैप की जो ओरिएंटेशन होगी वो सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इससे रिलेटेड टास्क है उसको करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन 2 में कहा है कि आपने क्या करना है कि नाउ ग्लैंस क्विकली एट द डायग्राम। आपने डायग्राम की तरफ देखा और फिर आपने कवर करना है इसको, और इमेजिन करें कि आप खड़े हैं पोजीशन एट द पोजीशन 1 पे, और फिर आपने फेस करनी है पोजीशन 2 को। पोजीशन 1 पे खड़े हैं और पोजीशन 2 को आपने फेस करना है इस तरह से, ठीक है। और फिर सेकंड ये उनकी कंडीशन है कि पॉइंट 2 पोजीशन 4, और अब आपने पोजीशन 4 को देखना है। तो पोजीशन 4 की अगर 1 से पोजीशन 4 जो है उसकी जो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन इस तरह है, जबकि पोजीशन 1 से 2 की डायरेक्शन ये है। ये वाला जो हमने पहले किया है वो मैं रेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में फर्स्ट इसके फोकस करें 1 से 2 की तरफ, एंड द सेकंड कंडीशन इज 1 से 4 की तरफ। अब यहाँ पर आपकी मेंटल मैप और फिजिकल मैप की जो मैचिंग ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो भी आपका टास्क होगा वो डिफिकल्ट होगा। जिससे इस रिसर्च का जो रिजल्ट है वो ये निकले हैं कि मेंटल मैप और फिजिकल मैप की ओरिएंटेशन अगर सेम हो तो वो आपके लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आसान होगा। नेक्स्ट इज कोग्निटिव मैप्स एंड डिस्टेंस। कोग्निटिव मैप एंड डिस्टेंस के हमारे कोग्निटिव मैप के अंदर हम डिस्टेंस को किस तरह से जज करते हैं। अगर मैं आप लोगों को शॉर्टली बताऊं तो किसी भी इंसान को अगर पूछा जाए कि किसी एक सिटी से दूसरे सिटी का कितना डिस्टेंस है, तो वो ये देखेगा कि इन दोनों सिटीज के सेंटर में कितने शहर आते हैं। अगर ज्यादा शहर आ रहे होंगे तो वो उसको ज्यादा डिस्टेंस बताएगा, और अगर कम शहर आ रहे होंगे तो वो कम डिस्टेंस बताएगा। अगर मे बी उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 माइल्स का है, लेकिन उसके दरमियान सिटीज कम आ रहे हैं, तो वो कहेगा अप्रोक्सीमेटली 280 माइल्स, ठीक है। लेकिन अगर उनके दरमियान सिटीज जो है वो कम है, और लेकिन जो डिस्टेंस है वो 350 माइल्स का है, वो फिर 300 माइल्स का, सॉरी, लेकिन उसके अंदर जो सिटीज हैं वो ज्यादा हैं, तो वो कहेगा अप्रोक्सीमेटली 350 माइल्स। मीन्स दैट कि हम जज इस तरह से करते हैं डिस्टेंस को, जो हमारे कोग्निटिव मैप्स बने होते हैं हमारे माइंड के अंदर, कि हमें लगता है कि उन चीजों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा जिनके दरमियान जो दूसरी चीजें हैं वो ज्यादा आ रही होंगी। मे बी इसके सॉरी, मोस्टली इसकी एग्जांपल ये भी होती है कि अगर कोई भी एक रोड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट रूट आपको शॉर्टर लगता है, जबकि अगर उतने ही किलोमीटर का कोई दूसरा रूट है लेकिन उसके अंदर टर्न ज्यादा है तो वो रूट आपको लंबा लगता है। सिमेंटिक कैटेगरीज, सिमेंटिक जो कैटेगरीज है ये भी एक सिमेंटिक फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिस्टेंस को एस्टिमेट किया है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। कि अगर कोई भी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी, बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है। अब देखिए, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम दो वैसे वो चीजें हैं जो एक ही मीनिंग्स में फॉल कर रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्लोजली रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो कहेंगे कि उनमें कम लोकेशन है, वो ऑटोमेटिकली ही ये आंसर देंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी से कैफेटेरिया कितनी दूर है, तो वो अगर नजदीक भी होगा तो वो उसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बताएंगे। क्योंकि हमारा जिस तरह कोग्निटिव मैप बना होता है कि जो चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, हम उसको एक दूसरे के साथ इसी तरह क्लोजली रिलेट कर देते हैं। कि अगर पुलिस स्टेशन या कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो हमारा जो सिमेंटिक क्लस्टर होगा वो इस तरह से बना होगा कि हम उनको सेम ही जगह पर लेंगे, जबकि उनकी निस्बत हम कहेंगे कि गोल्फ जो है वो उससे ज्यादा दूर है। अब लैंडमार्क और नॉन लैंडमार्क एस्टिमेट में क्या होता है कि लैंडमार्क इफेक्ट करता है जनरल टेंडेंसी को, जो प्रोवाइड करता है शार्टर एस्टिमेट्स को, कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी लैंडमार्क तरफ रेदर देन नॉन लैंडमार्क भी होगा, तो जो एंगल्स होगा वो हम रिमेंबर करते हैं ज्यादातर 90 डिग्री का। अब इससे क्या मतलब है कि अगर आपसे कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर और नीचे है, ठीक है, उसको देख के बताएं तो उसका जो रिएक्शन टाइम होगा वो आपका शॉर्टर होगा, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि अपने आगे और पीछे देखकर बताएं तो उसका जो रिएक्शन टाइम होगा वो उससे ज्यादा होगा। कोग्निटिव मैप जो हो गए जो होते हैं वो यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं रियलिटी को रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। हाउएवर जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं इन मैप्स के अंदर वो यूजुअली रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं उस टेंडेंसी पर जो बेस कर रही होती है हमारी जजमेंट्स पर, रोटेशंस पर, हमारी अलाइनमेंट्स पर। हम जज करते हैं उन वेरिएबल्स के मुताबिक चीजों को जो टिपिकली रेलिवेंट हो, जो ज्यादा एक दूसरे के रेलिवेंट होते हैं, और हम उसी के मुताबिक अपने इन्वायरमेंट को
रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मोर रेगुलर, जबकि उतना रियलिटी में नहीं होता। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 38। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी लास्ट पे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।